Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. हमारे साथ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भान साहब और चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष लकी जी, प्रोफेसर वीरेंद्र जी और हमारे एआईसीसी के जो कोऑर्डिनेटर कम्युनिकेशन है वो अजय उपाध्याय जी, ये लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोगों का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। बहुत दिन से न केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बल्कि आम जन से लगातार राहुल जी से एक आग्रह हो रहा था कि आप पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा करिए। उनकी जो दक्षिण से उत्तर भारत तक की यात्रा थी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, वो बहुत सफल रही और उसका पूरे देश में व्यापक असर हुआ और लोगों ने उनकी इस यात्रा को बहुत सराहा, विदेशों तक में उसकी चर्चा हुई। तो ये यात्रा उन्होंने आखिर स्वीकार की और 14 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है मणिपुर से, जो नॉर्थ ईस्ट का, और वहाँ से असम होते हुए और कुछ हिस्से मणिपुर के अन्य राज्यों को, नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों को टच करते हुए असम होती हुई और बंगाल और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा नहीं आ रही, तो वहाँ से उत्तर प्रदेश से राजस्थान में जाएगी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसमें सारा डिटेल दिया हुआ कहाँ कहाँ से जाएगी। 6,500 किलोमीटर की यात्रा है। गुजरात, महाराष्ट्र, 14 जनवरी से नहीं 15 से तो हम अपने हरियाणा में करेंगे। 14 तारीख को राहुल जी मणिपुर से शुरू करेंगे, जो 15 राज्यों से 6713 किलोमीटर की यात्रा है और 100 जिसमें पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें कवर होंगी, 337 विधानसभा क्षेत्र कवर होंगे। तो वो यात्रा 14 तारीख को मणिपुर से शुरू होगी। 14 तारीख से यात्रा शुरू हो और इस यात्रा में एक नया शब्द जोड़ा गया है, न्याय। अभी वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि देश के लोगों को पिछले 10 साल में बहुत सताया गया है। जो केंद्र की सरकार है, उस भाजपा की सरकार ने लोगों को बहुत प्रताड़ित किया है, उनको बहुत उनके साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय लगातार हो रहा है। तो उस बात को हाईलाइट करने के लिए इस यात्रा को उन्होंने अपना मुख्य मकसद बनाया है। और आपको पता है कि अभी से सरकार परेशान होने लगी, मणिपुर परमिशन लेने में, बड़ी मणिपुर में दिक्कत आ रही है, वहाँ से अंतुगत्या उन्होंने परमिशन दी है, अन्य राज्यों में भी। और कल से यात्रा भी शुरू नहीं हुई, कल से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और भाजपा ने यात्रा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। यही यात्रा की सफलता लगता है कि जब भाजपा इतनी ज़्यादा परेशान हो जाए उनकी यात्रा से कि उन्होंने इस पर हमला शुरू कर दिया है, उस पर बोलना शुरू कर दिया, उसको रोकने के प्रयास शुरू कर दिए हैं, परमिशन न देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगता है कि भाजपा कितनी घबराई हुई है इस यात्रा से, उससे पता चलता है। जो न्याय के मुख्य मुद्दे उन्होंने लिए हैं, जिनको लेके वो वहाँ पे पूरी यात्रा में लोगों को बताएंगे, उसमें मुख्य रूप से है एक तो बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी 1 करोड़ से बढ़ के 2012 में 1 करोड़ बेरोजगार थे, 4 करोड़ बेरोजगार हो गए और बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में 45 वर्ष में सबसे अधिक हो गई है। तो भयानक बेरोजगारी, जो वादा किया था 2014 के चुनाव में कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, वो तो अब तक जो है लोगों को 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए, तो शायद 20 लाख युवाओं को, 20 लाख लोगों को भी नहीं मिले। तो इस तरह से जो बेरोजगारी है वो एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है महंगाई की मार। इन्होंने कहा था हम सब सस्ता कर देंगे, याद है आपको कि हम जब आएंगे तो 40 रुपये में पेट्रोल और 30 रुपये में डीजल बेचेंगे। वो जरा सैकड़ा पार कर गया, 100 के ऊपर चला गया जो है पेट्रोल, और डीजल भी 90 के करीब है, तो वो वादा भी पूरा नहीं किया। इसके अलावा आटा, तेल, चावल हैं, जितनी चीज़ें हैं सब चीज़ें महंगी, महंगाई भयानक देश में चल रही। तो दूसरा मुद्दा इसका महंगाई होगा कि किस तरह से महंगाई से देश की जनता त्रस्त है और जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया इन्होंने महंगाई का। तीसरा किसानों के साथ होगा।
आपने देखा हो कितने किसान धरने पर बैठे रहे, इनके कानों पे जू तक नहीं रहेगी, आखिर में उनको बिल वापस लेना पड़ा। उसके बाद से किसानों से चिढ़ गई है सरकार। तो किसानों के साथ लगातार धोखा चल रहा। आप किसी राज्य में चले जाइए ना, उनको खाद, इन्होंने अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को डीलरशिप दे रखी है सरकारी खाद कंपनियों की, वो ब्लैकमेल खूब कर रहे हैं, काला बाजारी, किसानों को ढंग से खाद नहीं मिल पा रही और किसानों को तरह तरह से परेशान करने की कोशिश हो रही है, जिससे काफ़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा किसान का हुआ। चौथा, कमज़ोर वर्ग जो है हमारे SC ST OBC अल्पसंख्यक, इनके साथ ज़बरदस्त जो है भेदभाव चल रहा है। दलितों के खिलाफ अपराध में 46% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। ये रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड है, ये हमारे कांग्रेस पार्टी के रिकॉर्ड नहीं है। आदिवासियों के खिलाफ अपराध में 48% की वृद्धि हुई है और ये जाति जनगणना से भी भाग रहे हैं। 5वां पॉइंट महिलाओं पर अत्याचार है। बेटी बचाओ बना दोषी बचाओ। तो जो बेटियां हैं, जो महिलाएं, उनको बचाने के बजाय जो अपराधी और दोषी हैं उनको बराबर लगातार जो है कि बचाने का प्रयास करते हैं। इसके तमाम उदाहरण आप लोग समय समय पर लिखते रहते हैं कि जो इस तरह के होते हैं तो उनमें कितना ये बचाव करते हैं उनका। और सार्वजनिक स्वास्थ्य, अगर आपको पता हो कोविड को आप लोग भूल गए वो दिन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी के दिमाग से कोविड के उस समय की हालात जो है कभी बाहर जा सकते। कैसा सन्नाटा था, अचानक देश में लॉकडाउन लगा दिया। उस लॉकडाउन में लोगों को नोटिस भी, हर देश ने जो है 1 हफ्ते का 10 दिन का नोटिस दिया, इन्होंने 4 घंटे के नोटिस पर लगा दिया। लाखों करोड़ों मजदूर जो है पैदल चल के मुश्किल कैसे कैसे अपने घरों में पहुँचे, गांव में पहुँचे, कितने रास्ते में मर गए, कितनी उनको परेशानियां हुई। और जब डेल्टा 2 वायरस आया तो 47 लाख के करीब लोग मरे और न ये कोई स्वास्थ्य का इंतजाम कर पाए, न ऑक्सीजन सिलेंडर का ढंग से इंतजाम कर पाए। सिर्फ आकर टेलीविज़न पे भाषण और राष्ट्र के नाम संदेश के अलावा और कुछ नहीं होता था। वो जनता ने कैसे झेला आप सबको पड़ा। तो कोविड के वक्त कुप्रबंधन और वैसे भी स्वास्थ्य सेवाओं का जो मिसमैनेजमेंट और कुप्रबंधन चल रहा है वो सारे आप लोगों को पता है कि WHO के अनुमान के हिसाब से 47 लाख लोग मारे गए थे कोविड में यहाँ पे। और जो सबसे बड़ी चीज़, नौकरियाँ कहाँ से मिलती? MSME, जो लघु उद्योग है, लघु उद्योगों का बुरा हाल इन्होंने कर रखा। आप देखें कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो उद्योग हैं, उनमें जो उत्पादन होता है वो 2014 से लगातार गिर रही है और 2022 में 13% के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुँच गई है। मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था है GDP, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सबसे कम भागीदारी रह गई। मीन्स कि लोग इंडस्ट्री लगा नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है और जिनकी हैं उनको तंग कर रही हैं सरकारी एजेंसियां, जिसकी वजह से जो है बहुत व्यापारी उद्योगपति बेतहासा परेशान है। तो उनकी समस्याओं को भी इस यात्रा में उजागर किया जाएगा। हम इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चीन से सामान का आयात हो रहा है। हम यहाँ पे लोग सिर्फ असेंबल करते हैं और मेक इन इंडिया का दावा करते हैं, चीन से सारी चीज़ मंगा लेते हैं। चीन को इसका लाभ मिल रहा है क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बिल्कुल नीचे चली जा रही है, गिरती चली जा रही है। हमारे यहाँ उद्योग धंधे उस तरह से लग नहीं रहे, जो हैं वो बंद हो रहे हैं, तो इसका फ़ायदा चीन को मिल रहा है। और गलत योजना वाली GST ने तंग कर रखा है व्यापारियों को। इतने व्यापारी GST से परेशान है क्योंकि ये GST जो उन्होंने लागू की बिल्कुल गलत GST थी, उसमें किसी को राहत नहीं मिली। इन्होंने कहा मैं ऐसी GST ला रहा हूँ, आधी रात को जो है जैसे भारत आज़ाद हुआ था वैसे GST वाले दिन संसद में एक समारोह किया गया कि अब बिल्कुल लोग टैक्स के उससे बहुत राहत मिल जाएगी। राहत क्या, इतना रो रहे हैं व्यापारी लोग कि पूछो मत। GST लोगों के लिए एक भयानक जो है अभिशाप साबित हुआ है, एक मुसीबत साबित हुई है, बजाय इसके कि राहत होती, उससे लोग बेइंतहा परेशान हैं। और आपको पता ही है कि नोटबंदी के बाद भी जो लघु उद्योग थे उनको कितना नुकसान हुआ, कितना लोगों को। तो एक मुद्दा उसमें 7वां मुद्दा ये रहेगा। और 8वां ये है कि जो गरीबों पे वार और कुछ पूंजीपतियों को फ़ायदा देने की कोशिश हो रही है। जो उनके खासम खास पूंजीपति हैं उनको सारे, चाहे हवाई अड्डे हों, चाहे बंदरगाह हों, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हों, सब उनको देके सिर्फ कुछ लोगों को खरबोपति बनाया जा रहा, अरबपति कुछ नहीं, खरबोपति बनाया जा रहा।
और बाकी लोगों को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को तंग किया जा रहा। तो कुछ अपने लोगों को बढ़ाना और बाकी आम उनको तंग करना, ये बहुत ज़ोरदारी से चल रहा। वो स्टॉक में अपनी कीमत शेयर की बढ़ाते हैं और उससे जो है पूरा मैनिपुलेशन करते हैं और उनको पूरा समर्थन सरकार का रहता है। भारत में सबसे अमीर 1% के पास अब देश की कुल संपत्ति का, तो 1% जो अमीर हैं उनके पास पूरे देश की 40% संपत्ति है और जो निचले आधी आबादी है उसके पास सिर्फ 3% संपत्ति है। तो इतना बड़ी विषमता है, ये खाई है कि इसको कैसे पाटा जाएगा समझ में नहीं आता। इसी तरह से नवा पॉइंट जो है इसमें है वो चीन, अग्निवीर और आतंकवाद। किस तरह चीन ने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। वो कह रहे हैं ना कोई घुसेगा, ना घुसने देंगे, ना कोई घुसा है, लेकिन अब तो सब आ गया। खुद बयान विदेश मंत्री के आगे, विदेश सचिव के आगे, सब आगे कि चीन ने कैसे हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया और हम उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ से 2000 किलोमीटर की हमारा एरिया जो है उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। तो ये हमारा नया मुद्दा है। और अग्निवीर तो एक ऐसा छल है कि खुद पूर्व सेना अध्यक्ष जो नी की सरकार में थे, एमएन नरवणे, उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को प्रधानमंत्री द्वारा सशस्त्र बलों पर जबरन थोपा गया था, जिसने हमारी सुरक्षा को कमजोर कर दिया। अग्निवीर योजना का भारी नुकसान हो रहा भारतीय सेना को और उन युवाओं का भविष्य भी चौपट हो रहा जो 4-4 साल के लिए उन्होंने भर्ती किए थे। तो अग्निवीर योजना का मुद्दा भी उसमें लगातार सब जगह उठाएंगे। सामान्य स्थिति का दावा कश्मीर में बहुत किया जाता कि इससे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ? आतंकवादी हमलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हमारे सैनिकों, पुलिस वालों पर आतंकवादी हमले लगातार हो रहे हैं और बड़े बड़े ऊंचे रैंक के सैनिक अधिकारी मारे जा रहे हैं। और इसके बाद 10वां पॉइंट है, 10 साल की इनकी सरकार कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर में विपक्ष के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें तब गिर गई जब भाजपा ने विधायकों को पाला बदलने के लिए जबरदस्ती पैसे का ईडी, सीबीआई और इन अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल किया और इनके जरिए जो है वहाँ की सरकार ने जबरदस्ती गिराई। पैसा दे के पूरे सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके उनको गिराया उन सरकारों को। और जो जनता ने जिनको वोट दिया था, जनता के वोट को इन्होंने नकारा और इस तरह से वहाँ पे जबरन सरकार बनाने का काम किया। इस तरह से लोकतंत्र की भी हत्या इन्होंने की। जो चुनाव आयोग है उसको आपको पता ही कि बिल्कुल उसमें उसको टूथलेस कर दिया, दंतहीन कर दिया, उसका कुछ है ही नहीं। उसमें ऐसा कानून बना दिया कि जो सरकार चाहे उसको चुनाव आयुक्त बना देगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी हटा दिया उससे। अगर थोड़ी बहुत ये कि निष्पक्ष व्यक्ति को लाया जा सकता था तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही हटा दिया। अब जिसको सरकार चाहेगी उसी को चुनाव आयुक्त बना देगी और मनमानी जो है उसके जरिए कराएंगे। आप देखो ना, इतने केसेज होते हैं ईडी, सिर्फ सब विपक्षी दलों पे होते हैं। भाजपा के एक आदमी बता दो कि आज तक ईडी गई हुई केस हुआ। खुलेआम वीडियो, कैसेट, टेप घूमते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री का मध्य प्रदेश का टेप गया था, जब वहाँ चले गए, उनके बेटे का खुलेआम, चंडीगढ़ से भी कनेक्शन था उसमें, आपने सुना होगा टेप में। लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ और किसी का कुछ भी ना हो तो उस पर भी झूठ बयान दिला के ईडी के जरिए उसको परेशान करना। तो 95% विपक्षी नेताओं को इससे तंग किया जा रहा है। देश की आपराधिक और 3 जो कानून इन्होंने अभी संसद के पिछले सत्र में लाए और पूरी आईपीसी, सीआरपीसी से बदल डाली अपने हिसाब से और उस पर चर्चा तक भी नहीं होने दी और 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं कि इतनी भारी संख्या में सांसदों को निलंबित कर दिया गया। तो एक तरह से पूरे विपक्ष के सभी सांसदों को निलंबित करके और इसके बाद ये सारे कानून पास करा लिए। तो लोकतंत्र की तो मतलब एक तरह से पूछो तो लोकतंत्र की हत्या लगातार चल रही है। तो ये 10 मुद्दों को लेके राहुल जी अपनी यात्रा कर रहे हैं, जनता में जन जागरण करेंगे, लोगों से इस पे उनको समझाएंगे, बताएंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, आम लोगों से, गरीब लोगों से, गांव के लोगों से, सबसे मिलेंगे। तो इसलिए इस यात्रा की 14 जनवरी से शुरू हो रही है और इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। कि 9 वर्ष 2024 की आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। इस 9 वर्ष
बाबा बद्री केदार और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और उत्तम स्वास्थ्य का समावेश हो। मुझे विश्वास है नववर्ष में उत्तराखंड राज्य को समृद्धि एवं विकास के रास्ते पर ले जाने के हमारे प्रयासों को आप सभी के सहयोग से और अधिक गति मिलेगी। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। आइए नववर्ष 2024 में हम सभी एक समृद्ध, समतामूलक समाज की स्थापना के अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ें और देवभूमि उत्तराखंड को एक अग्रणी एवं श्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।